गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए फ्रेंड मेडिको के अंदर। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी आपकी अपनी नॉर्थ सेट की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करें, एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस क्लासेज जो आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया टॉपिक की बात करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। पहली है एनॉक्सिया, दूसरी है हाइपोक्सिया, और तीसरी है हाइपोक्सीमिया। एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स एंड टिश्यूज, और हाइपोक्सीमिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। तो ये तीन चीज़ें आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, और बहुत बार क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाना या कमी हो जाना, या उसे क्या बोलेंगे हम, एनॉक्सिया। एक और मतलब होता है एब्सेंस, यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है, और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरी हम बात करें हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसके अंदर हो रही है ऑक्सीजन की कमी? सेल्स और टिश्यूज के अंदर। और लास्ट है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया मिया, मिया यानी क्या होता है, ब्लड, और ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया बोलेंगे। तो बात करें हम टॉपिक की कि बर्थ एस्फेक्सिया किसे कहते हैं। जब भी कोई बेबी डिलीवर होता है, जब भी कोई बेबी डिलीवरी होती है किसी भी बेबी की, तो शुरुआत में क्या होता है, उसके अंदर फेलियर टू इनिशियल एंड मेंटेन प्रॉपर रेस्पायरेशन, यानी कि कोई भी बच्चा रेस्पायरेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, या फिर रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बर्थ एस्फेक्सिया बोलेंगे। हिंदी में इसकी बात करें तो बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है दम घुटना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बर्थ एस्फेक्सिया क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर रूप से रेस्पायरेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कब नहीं कर पा रहा है, जब बच्चे की डिलीवरी हुई है। आगे हम बात करें इसकी कॉजेज की कि बर्थ एस्फेक्सिया के कॉजेज क्या होते हैं। तो इसके कॉजेज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कॉजेज कौन कौन से होते हैं? पहला एंटीपार्टम कॉजेज, दूसरा इंट्रापार्टम कॉजेज, और तीसरा है पोस्ट पार्टम कॉजेज।
आपको एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम के बारे में बता देता हूँ कि एंटीपार्टम क्या होता है, इंट्रापार्टम क्या होता है और पोस्टपार्टम क्या होता है। कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अभी अभी नर्सिंग करके आए हैं, प्रॉपर ओबीजी नहीं पढ़ी है या फिर पीडिया नहीं पढ़ी है अच्छी तरीके से या पढ़ाई नहीं गई है, तो इनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो एंटीपार्टम का मतलब है, पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी होना, और एंटी का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले, प्री, यानी कि डिलीवरी के पहले का जो समय होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भाशय के अंदर होता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम। इंट्रापार्टम, इंट्रापार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के दौरान, यानी कि डिलीवरी चल रही है बच्चे की, बच्चा पैदा होने वाला है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, इंट्रापार्टम बोलते हैं। और पोस्टपार्टम किसको बोलेंगे, कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, यानी कि बच्चा डिलीवर हो गया है, इस समय को हम क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम बोलेंगे। तो 3 प्रकार के कॉजेज होते हैं बर्थ एस्फिक्सिया के। तो पहला कौन सा होता है, एंटीपार्टम कॉजेज। 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एंटीपार्टम क्या होता है, इंट्रापार्टम क्या होता है और पोस्टपार्टम क्या होता है। तो पहले कॉजेज के बारे में हम बात करें तो एंटीपार्टम कॉजेज। तो एंटीपार्टम कॉजेज यानी कि बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ है, मदर के एब्डोमेन के अंदर है। तो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो बर्थ एस्फिक्सिया कॉज कर सकता है। पहला, मदर क्या है, माल नरिश्ड है, मदर क्या है, माल नरिश्ड है। अगर मदर माल नरिश्ड है तो बर्थ एस्फिक्सिया कॉज कर सकता है। कैसे, अगर मदर को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मदर क्या है, कमज़ोर है, तो बच्चे में भी क्या होगा, प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। अगर मदर ही कमज़ोर होगी तो बच्चे में क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंचेगा। न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप हो सकता है। दूसरा, मदर क्या है, एनीमिया हो रहा है, मदर को क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, यानी कि मदर में क्या है, ब्लड की कमी है। और ब्लड की कमी है, जब मदर में ही ब्लड की कमी आ रही है तो बच्चे में क्या होगा, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा, क्योंकि मदर से ही क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, जब गर्भाशय के दौरान होता है तो ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है और ब्लड से क्या जाते हैं, न्यूट्रिशन जाते हैं, न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो अगर ये प्रॉपर रूप से बच्चे तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, मदर को क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन है, मदर को क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन है। टॉर्च इन्फेक्शन प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में देखा था। टॉर्च की फुल फॉर्म टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और से अदर में आ जाएंगे सिफिलिस, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगलोवायरस और एच से हर्पिस। अगर मदर में इन सभी वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ के बारे में हम बात करें तो मदर क्या हो, डायबिटिक मदर हो, डायबिटिक मदर हो, मदर को क्या हो रहा हो, डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी बच्चों में क्या होगा, बर्थ एस्फिक्सिया
डेवलप हो सकता है। मदर को क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो रहा हो, मदर को क्या हो रहा हो, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो, जैसा कि प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। मदर में अगर ये डिजीज डेवलप हो रही है तो बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट, मदर क्या करती हो, अल्कोहल कंज्यूम करती हो, अल्कोहल कंज्यूम करती हो, यानी कि मदर लंबे समय तक अल्कोहल ले रही हो, प्रेगनेंसी के बाद पहले भी लिया हो और प्रेगनेंसी के दौरान भी लिया हो, तो क्या हो सकता है, बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप हो सकता है। मदर किसी भी प्रकार की ड्रग्स ले रही हो तो ये क्या कोज कर सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया कोज कर सकता है। ये सभी क्या है, एंटीपार्टम कोजेज हो गए बर्थ एस्फिक्सिया के। पहला कौन सा है कि मदर क्या हो, माल नर्स्ड हो, मदर को एनीमिया हो रहा हो, मदर को टॉर्च इन्फेक्शन हो रहा हो, मदर को डायबिटीज हो, मदर को हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स हो, मदर्स किसी भी प्रकार के एल्कोहल का एब्यूज करती हो और किसी भी प्रकार के ड्रग्स का यूज करती हो, तो ये कंडीशन क्या कोज कर सकती है, बर्थ एस्फिक्सिया कोज कर सकती है। दूसरे कोजेज के बारे में हम बात करें तो दूसरे कोजेज है इंट्रापार्टम कोजेज। दूसरे कोजेज कौन से हैं, इंट्रापार्टम कोजेज। इंट्रापार्टम कोजेज यानी कि जब डिलीवरी का समय आ गया हो और बेबी की डिलीवरी चल रही हो तो इस समय को हम क्या बोलेंगे, इंट्रापार्टम बोलेंगे। तो पहला कारण क्या हो सकता है इंट्रापार्टम के दौरान बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप होने का, पहला कारण है कोड प्रोलॉन्ग्ड या प्रोलैप्स। कोड प्रोलैप्स, जो अम्बिलिकल कॉर्ड हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो गई हो, बच्चे से पहले आ गई हो। जैसे कि ये यूट्रस है, यहाँ पर क्या है, बच्चा है, और ये क्या है, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई हो और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या आ गई हो, यूट्रस के अंदर, यानी कि बर्थ कैनाल के यहाँ आ गई हो। जैसे बच्चा डिलीवर होता है और बच्चा का हेड बाहर निकलता है, उससे पहले क्या आ गई हो, अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स बोलेंगे। तो ये कंडीशन भी बच्चे में क्या कर सकती है, बर्थ एस्फिक्सिया कोज कर सकती है। दूसरी बात, लेबर का जो टाइम है वो लंबा चल रहा हो, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर चल रही हो। अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर चल रही है तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप हो सकता है, यानी कि जो उसके लेबर में समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया कोज हो सकता है। तीसरे कोजेज की हम बात करें तो तीसरे कोजेज हैं पोस्टपार्टम कोजेज। पोस्टपार्टम कोजेज, पोस्टपार्टम कोजेज यानी कि बच्चा डिलीवर हो गया है और डिलीवरी होने के बाद हमें कौन कौन से कोजेज उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो पोस्टपार्टम कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं, कंजेनाइटल abnormalities of congenital abnormalities of different body systems या organs, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो गई हो और डिलीवरी के बाद आपने देखा कि बच्चे में क्या है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, लेकिन
बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या सिस्टमों से अगर उनमें एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिल रही है तो वो क्या कोज कर सकते हैं, बर्थ एस्पेक्सिया कोज कर सकते हैं। कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज आप या कौन कौन से ऑर्गन्स में एबनॉर्मलिटीज दिखी आपको, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। अगर आपको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज दिख रही है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये क्या कोज करेंगे, बर्थ एस्पेक्सिया कोज करेंगे। 3 प्रकार के कोजेज हमने बर्थ एस्पेक्सिया के देखे। कौन कौन से 3 कोजेज हैं? पहला बात करें, पहला होता है एंटीपार्टम कोजेज, दूसरा होता है पोस्टपार्टम कोजेज और दूसरा होता है इंटरपार्टम कोजेज, तीसरा होता है पोस्टपार्टम कोजेज। एंटीपार्टम कोजेज में कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, मदर अगर माल नरिश्ड हो, दूसरा मदर को एनीमिया हो गया हो, मदर को डायबिटीज मेलाइटस हो, मदर किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेती हो, मदर एल्कोहल का यूज़ करती हो, मदर को हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स हो या फिर मदर को टॉर्च इन्फेक्शन हो, ये सभी बर्थ एस्पेक्सिया कोज कर सकते हैं। बात करें हम एंटीपार्टम की, इंट्रापार्टम की, तो इंट्रापार्टम कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि बच्चे के डिलीवरी से पहले कॉर्ड आ गई हो, अगर कॉर्ड पहले आ जाएगी तो बच्चे में क्या होगा, बर्थ एस्पेक्सिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो लेबर का समय है, लेबर का समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर चल रही है, तो ये कंडीशन भी क्या कोज कर सकती है, बर्थ एस्पेक्सिया कोज कर सकती है। आगे हम बात करें पोस्टपार्टम कोजेज की, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है और डिलीवरी होने के बाद हमें क्या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, उससे भी क्या होगा, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है। जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आपको एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिल रही है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम में आपको एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, तो क्या कोज करेंगे, बर्थ एस्पेक्सिया कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल टाइप्स की, कि बर्थ एस्पेक्सिया क्लिनिकली कितने प्रकार का होता है। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया, क्लिनिकली बर्थ एस्पेक्सिया 2 प्रकार का होता है, बर्थ एस्पेक्सिया लिविडा और बर्थ एस्पेक्सिया पैलिडा। बर्थ एस्पेक्सिया लिविडा और बर्थ एस्पेक्सिया पैलिडा क्लिनिकल टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया। क्लिनिकली बर्थ एस्पेक्सिया 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है एस्पेक्सिया लिविडा और दूसरा होता है एस्पेक्सिया पैलिडा। बर्थ एस्पेक्सिया लिविडा को हम इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं, इसी को ही स्टेज ऑफ साइनोसिस भी बोलते हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि क्यों और कैसे इनको एस्पेक्सिया लिविडा और एस्पेक्सिया पैलिडा बोला जाता है। हम बात करें सबसे पहले एस्पेक्सिया
लिविडा की, तो ये इनिशियल स्टेज होती है। बर्थ एस्फेक्सिया की इनिशियल स्टेज होती है। क्या होती है? बर्थ एस्फेक्सिया की इनिशियल स्टेज होती है। आगे हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं? हम स्टेज ऑफ साइनोसिस भी बोलते हैं, स्टेज ऑफ साइनोसिस भी बोलते हैं। आगे हम बात करें, अगर इस पेशेंट का अपगार स्कोर देखते हैं हम, एस्फेक्सिया लिविडा वाले पेशेंट का अगर अपगार स्कोर देखते हैं तो अपगार स्कोरिंग कितना आएगा? अपगारिंग स्कोर आएगी इसकी 4 से 6। इस पेशेंट की अगर अपगारिंग स्कोरिंग देखेंगे तो अपगारिंग स्कोरिंग कितने आएगी? 4 से 6 आएगी। यानी कि एस्फेक्सिया लिविडा को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। एस्फेक्सिया लिविडा आल्सो नाउन एज इनिशियल स्टेज, और इसको एक और नाम से जाना जाता है स्टेज ऑफ साइनोसिस। अगर इस पेशेंट की अपगारिंग स्कोरिंग देखेंगे तो अपगारिंग स्कोरिंग कितनी आएगी? 4 से 6 आएगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है कंपटीशन में? क्वेश्चन कैसे आता है कंपटीशन में? बात करें कि आपके पास एक पेशेंट है जिसकी अपगार स्कोर 4 से 6 आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एस्फेक्सिया लिविडा या एस्फेक्सिया पैलिडा? तो आपका आंसर होगा एस्फेक्सिया लिविडा। एम्स भोपाल सन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है क्लिनिकल टाइप्स ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया के अंदर, कि बताइए कि किसी पेशेंट का अपगार स्कोर 4 से 6 आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो आप क्या आंसर दोगे? एस्फेक्सिया लिविडा। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, दूसरी कंडीशन की हम बात करें एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया पैलिडा, इसको लेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं और इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ शॉक। लेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है स्टेज ऑफ शॉक। अगर इसके अपगार स्कोरिंग की बात करें, अपगार स्कोरिंग की बात करें, इस पेशेंट के अपगार स्कोरिंग की बात करें तो अपगार स्कोर कितना आएगा? 0 से 3 आएगा। इसका अपगार स्कोर कितना आएगा? 0 से 3 आएगा। वही बात करें, अगर क्वेश्चन आ गया कि एक पेशेंट है जिसको आप असेस कर रहे हो बर्थ एस्फेक्सिया वाला और उसका अपगार स्कोर है कितना? 0 से 3, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? एस्फेक्सिया पैलिडा नाम दोगे। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बर्थ एस्फेक्सिया वाले पेशेंट में एस्फेक्सिया पैलिडा के अंदर अपगार स्कोर कितना होता है, तो आप आंसर दे दोगे 0 से 3 होता है। अपगार स्कोर के बारे में आप हमारे चैनल की प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो जिसमें आपको पूरा अपगार स्कोर के बारे में पढ़ाया गया है। तो बर्थ एस्फेक्सिया 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एस्फेक्सिया लिविडा और दूसरा होता है एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया लिविडा के क्या बोलते हैं हम? इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं और स्टेज ऑफ साइनोसिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में अपगार स्कोर कितना होता है पेशेंट का? 4 से 6 होता है। दूसरा होता है एस्फेक्सिया पैलिडा, इसको हम लेट स्टेज भी बोलते हैं और स्टेज ऑफ शॉक भी बोलते हैं। पेशेंट इस कंडीशन में कहाँ जा सकता है? शॉक में जा सकता है अगर प्रॉपर रूप से रेस्पिरेशन नहीं मिला तो। एस्फेक्सिया पैलिडा के अंदर अपगार स्कोरिंग कितनी होती है? 0 से 3 होती है। अपगार स्कोरिंग कितनी होती है? 0 से 3 होती है। आगे हम इसके इंटरवेंशन की बात करें उससे पहले एस्फेक्सिया पैलिडा को एक और नाम से जाना जाता है
एस्पेक्सिया पैलिडा को एक और नाम से जाना जाता है सीवियर एस्पेक्सिया। सीवियर एस्पेक्सिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सीवियर एस्पेक्सिया किसे कहते हैं, सीवियर एस्पेक्सिया किसे कहेंगे, तो आपका आंसर होगा एस्पेक्सिया पैलिडा। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आपके पास पेशेंट आया, उसको बर्थ एस्पेक्सिया हो रहा है, तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। मैनेजमेंट की बात करें तो आपको क्या करना है, इनिशियल इंटरवेंशन करना है। इनिशियल इंटरवेंशन करना है। इनिशियल इंटरवेंशन में जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, जैसे ही बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है, तो बर्थ होने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इनिशियल इंटरवेंशन करोगे। इनिशियल इंटरवेंशन में सबसे पहला होता है सक्शनिंग। सबसे पहला क्या होता है, सक्शनिंग। और सक्शनिंग में आप क्या करते हो, क्लियर द एयरवे, क्लियर द एयरवे, क्लियर द एयरवे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे। इनिशियल इंटरवेंशन में सबसे पहले आप सक्शनिंग करोगे। सक्शनिंग करके क्या कर दोगे, एयरवे को क्लियर कर दोगे। फिर बात आती है कि सबसे पहले सक्शन किसका करोगे, तो सबसे पहले सक्शन करोगे आप माउथ का, देन किसका करोगे, नोज का। ये नाम जैसे इसका नाम है अल्फाबेटिक, एम पहले आता है, बाद में क्या आता है, एन आता है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप सक्शन किसका करोगे, माउथ का करोगे, उसके बाद किसका करोगे, नोज का करोगे। अल्फाबेटिक एम पहले आता है यानी माउथ, एन बाद में आता है, इसका मतलब नोज। दूसरी बात इसके टाइमिंग की, कि कितने समय तक आपको सक्शन करना चाहिए, तो सक्शन आप करोगे 5 से 10 सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड आपको क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। नेक्स्ट इसके बात करें कि कितना प्रेशर आपको सक्शनिंग में यूज करना है, कितना प्रेशर आपको सक्शनिंग में यूज करना है। तो अगर मान लो नियोनेट है, अगर बच्चा नियोनेट का सक्शन कर रहे हो आप, तो 60 से 80 mmHg आप सक्शन प्रेशर यूज में लोगे। अगर बच्चा चाइल्ड है, क्या है, चाइल्ड है, तो 80 से 100 mmHg सक्शन प्रेशर यूज लोगे। अगर एडल्ट है तो 100 से 120 mmHg प्रेशर यूज लोगे। अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है, प्रीटर्म का मतलब होता है कि बच्चा क्या हो गया, 37 वीक से पहले क्या हो गया, पैदा हो गया। प्रीटर्म किसको बोलेंगे, कि बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो गया, तो इसका सक्शन प्रेशर कितना होगा, 40 से mmHg होगा। क्यों होगा इसका सक्शन प्रेशर कम, क्योंकि बच्चा 37 वीक से पहले हुआ है और इसकी लंग्स की जो मैच्योरिटी होती है वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि इसके लंग्स प्रॉपर रूप से मैच्योर नहीं होंगे। इस वजह से इसके लंग्स का जो सक्शन का प्रेशर कर लिया आपने, एयरवे क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे, हमने देखा कि बच्चा क्या है, प्री टर्म है, प्री टर्म बच्चा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्री टर्म बच्चे वाले में 40 से 60 mmHg प्रेशर लेंगे, 40 से 60 mmHg प्रेशर लेंगे। क्यों लेंगे कम प्रेशर, क्योंकि बच्चा क्या हुआ है कि 37 वीक से पहले पैदा हुआ है, 37 वीक से पहले क्या हुआ है, पैदा हुआ है। अगर 36 वीक से पहले पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके लंग्स क्या है, मैच्योर नहीं है। अगर लंग्स मैच्योर नहीं है, लंग्स क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है, अगर लंग्स मैच्योर नहीं है तो इसके में प्रेशर क्या लेंगे हम,
कम यूज करेंगे तो 40 से 60 mmHg इसमें प्रेशर लेंगे। आगे हम बात करें कि एयरवे को क्लियरेंस कर दिया, एयरवे को क्लियर कर दिया, एयरवे को क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है आपका, जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर देंगे हम, कटिंग कर देंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सक्शनिंग किया, दूसरा क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग कर दिया। जैसे ही आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिमुलेशन बच्चे में क्या प्रोवाइड करना है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करोगे आप, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करोगे, जिससे क्या होगा, बच्चा क्राई करेगा। जैसे ही बच्चे में स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, क्राई करेगा, और जैसे ही बच्चा क्राई करता है तो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा क्राई करेगा क्या होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। तीसरा हमको क्या करना है, नेक्स्ट पोजीशनिंग प्रोवाइड करनी है। सक्शनिंग कर लिया, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कर लिया, पेशेंट का स्टिमुलेशन कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, बच्चे को पोजीशनिंग दोगे। कौन सी पोजीशन में बच्चे को लेटाओगे आप, बच्चे को आपको लेटाना है सुपाइन पोजीशन में, विद नेक एक्सटेंड करनी है। जो बच्चा है उसको आप सुपाइन पोजीशन में सुलाओगे और उसकी जो नेक होगी वो एक्सटेंड करनी है। और लास्ट में क्या करोगे, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर दोगे। लास्ट में क्या करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। बर्थ एस्फिक्सिया वाले पेशेंट में इनिशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, इनिशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। सबसे हमने जैसे ही बच्चे की डिलीवरी है, बच्चे का बर्थ हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सक्शनिंग की। सक्शनिंग में क्या करते हैं हम, क्लियर द एयरवे, एयरवे को क्लियर कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया। नेक्स्ट बच्चे में स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया, जिससे क्या हुआ, बच्चा क्या किया, क्राई किया, और बच्चा क्राई करते क्या हो गया, उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और नेक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। ये तो हो गया इनिशियल मैनेजमेंट। बर्थ एस्फिक्सिया में हम शुरुआती मैनेजमेंट ये करते हैं, लेकिन आगे भी हमें मैनेजमेंट करना है। इनिशियल मैनेजमेंट के बाद बार बार बच्चे की कंडीशंस को चेक करते रहना चाहिए। बच्चे की कंडीशंस चेक करेंगे तो उनमें 3 पॉइंट्स हमें देखने हैं। बच्चे की इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की कंडीशन को असेस करने के लिए 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला हार्ट रेट, दूसरा रेस्पिरेटरी एफर्ट, और तीसरा स्किन का कलर। तो इनिशियल असेसमेंट के बाद आगे भी हम असेस करेंगे बच्चे की कंडीशंस को, बच्चे की कंडीशंस को असेस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो कि इसको लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको कोई भी समस्या आपको लगती है वो हमें ज़रूर बताएं, आपकी हर समस्या को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।